नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेस ऑनलाइन। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 5 अर्थात देखेंगे संकुल यौगिक में 5वां भाग। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेडिंग को बनाया था ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, लेकिन दोस्तों हमने समझा ऑक्सीकरण होता क्या है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अप्रिय क्या होती है और संकुल आवेश को कैसे ज्ञात करते हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। आइए हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम क्या हैं और संकुल यौगिक में या अन्य प्रकार के यौगिक में हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का जो पहला नियम है वह आइए हम समझते हैं। तो पहला नियम यहाँ पर यह है कि मुक्त अवस्था में मिलने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। एक बात का ध्यान देना, मुक्त अवस्था में मिलने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। देखिए मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अब कहोगे कैसे? देखिए जैसे Cl2, Br2, S8, P4 ये सभी उदाहरण क्या हैं? मुक्त अवस्था के हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे Cl2, Br2, S8 मतलब सल्फर और P4 फास्फोरस, ये उदाहरण को हमने समझा। आइए देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट को कि दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है कि जो क्षार धातुएं होती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होगी? +1 होगी। तो लिख देना क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। तो आपने क्या देखा? क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और मृदा क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? आपकी +2 होगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट क्या था? मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। Br2, Cl2, S8 आदि उदाहरण है। उसके बाद क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। जैसे देखिए यहाँ पे Na+ हो गया आपका, K+, H+ आदि। फिर मृदा क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। जैसे Ca++, Ba++, Mg++, Ca+ मतलब आदि। इसी प्रकार आप देखोगे तो मिलेगा कि जो मृदा क्षार धातुएं होगी उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। हमने इस बात को भी समझा। आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। इसके अनुसार हम ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वह है कि ऑक्सीकरण संख्या का मतलब यह होता है ऑक्सीकरण संख्या का मतलब यहाँ पर यह है जैसे कोई यौगिक दिया गया है। जैसे क्या दिया गया है? कोई यौगिक दिया गया है। यहाँ पे है मान लो MgCl2। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है कि इस पर कितना आवेश है और इस पर कितना आवेश है, दोनों को जोड़ दो तो उसका योगफल शून्य आ जाए। तो आप कहोगे कि अगला पॉइंट जो है इसका मतलब यह होता है कि किसी भी यौगिक में तत्वों पर मिलने वाले आवेश या उसके मतलब जो तत्वों की, जैसे ये तत्व है और ये तत्व है, इनकी मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों की संख्याओं का योगफल जो होता है, दोनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल हमेशा शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है? Mg++ है और यहाँ पर कितना है? Cl मतलब 2 बार है तो इलेक्ट्रॉन को 2 बार लिया है तो 2Cl- है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा है और 2 को इसने ग्रहण कर लिया है। तो इसने क्या किया है? ग्रहण किया है। तो 2 को त्याग दिया मतलब ये धनायन वाला भाग है और इसने ग्रहण किया
तो ये क्या है, ऋणायन का भाग है अर्थात 0। तो आप कहोगे ये अगला पॉइंट जो था वो महत्वपूर्ण था कि किसी भी धातु जो यौगिक होता है उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा शून्य आता है। जैसे MgCl2 में Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही त्यागा वैसे ही क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अर्थात यहाँ पे आपने इस बात को समझा कि 2 त्यागा अर्थात धनायन और 2 ग्रहण किया अर्थात ऋणात्मक, दोनों कट गए, आया शून्य। तो आपने इस बात को समझा। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य को, आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु को। तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह चौथा है और वह इस बात को बताता है कि किसी भी यौगिक में अथवा तत्व पर जितने आवेश लगे होंगे, किसी भी यौगिक में अथवा तत्व पर जितने भी आवेश लगे होंगे वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो किसी भी तत्व पर लगा आवेश ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब कहोगे कैसे, जैसे Na+, Al3+, उसके बाद Si4+, इसमें लिख दो Ca++, Mg++, K++, ये। तो आपने यहाँ पे देखा चौथा पॉइंट का मतलब ये था कि किसी भी तत्व पर जितना आवेश लगा होगा वही क्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे यहाँ पर Cl- और यहाँ पे SO4-, ये सभी क्या है, इसमें ये इस बात को बताते हैं कि इन पर इतनी ऑक्सीकरण संख्या है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपकी, तो आपने इस प्रकार उदाहरण से समझा कि जिस पर मतलब जितने आवेश लगे होंगे वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है, शो करता है। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य को कि अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे पांचवा है कि सामान्यतः जो हाइड्रोजन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। कितना होती है, +1। लेकिन जब यही हाइड्रोजन, ध्यान देना, लेकिन जब यही हाइड्रोजन किससे, मृदा क्षार धातु से जुड़ता है तो ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है और ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है आपकी, +2 हो जाती है। ध्यान देना, जब यही तत्व क्या होता है, मृदा क्षारीय धातु से जुड़ता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है और कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। हमने इस बात को भी समझ लिया। अब कहोगे कैसे होता है, देखिए जैसे यहाँ पर LiH, इसमें इसकी जो H है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। उसी प्रकार हम देखते हैं CaH2, इसमें H की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह +2 है। तो आपने इस बात को देखा कि यह सामान्य अवस्था पर है और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सामान्य अवस्था में जो हाइड्रोजन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा कितना होता है आपका, +1 होता है। लेकिन जब यही हाइड्रोजन किसके साथ, जब यही हाइड्रोजन जुड़ता है आपका मृदा क्षार धातुओं से तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर आगे देखिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करेंगे कि अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, और ये जो बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, हैलोजन की, जहाँ पर वैलेंसी या ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन कभी कभी आपका अपवाद में इसकी 2 या 5 भी देखने को मिलती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए उसको हम समझते हैं। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो ये सभी क्या हैं, हैलोजन है। तो आप कहोगे जो हैलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, -1 होती है। फिर से बात सुनिएगा, जो हैलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा
-1 होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना कि यही हैलोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का मान भी बदल जाता है। यही हैलोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का मान बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण है NaOCl। इसमें जो क्लोरीन है, जो हम क्या है यहाँ पे क्लोरीन है, तो लिखेंगे हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पर +1। ध्यान देना, आपने अभी क्या देखा कि हैलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या का मतलब जो संख्या होती है हमेशा -1 होती है। लेकिन जैसे ही आपने लिखा NaOCl, उसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 आ गई। उसी प्रकार हम देखेंगे कि अगला उदाहरण है आपका जो यहाँ पे लिखा गया है KClO3। इसमें अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Cl की ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होगी +5। ये आपको याद ही करना होगा क्योंकि ये अपवाद के स्वरूप है। उसके बाद अगला उदाहरण है यहाँ पर Cl2O7 में यदि आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन की मतलब Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तो आपको याद ही करना होगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या का मान निकलता है वह +7 होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि सामान्य अवस्था पर हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन अगर यही हैलोजन ऑक्सीजन से जुड़ती है तो उसका मान भी बदल जाता है। जैसे NaOCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +1 है, उसी प्रकार KClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है और Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। हमने इस बात को देखा और यहाँ पे +5 था तो हमने इस बात को समझा। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह है आपका कि ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन होता है, ध्यान देना, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की सामान्य अवस्था में अथवा प्रायः ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह क्या होती है? आपकी होती है -2। लेकिन यही ऑक्सीजन का मान बदल जाता है। जैसे हम बात करते हैं पराक्साइड में, तो पराक्साइड में इसका मान बदल जाएगा, यहाँ पर होगा इसका मान जो होगा -1 होगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं सुपर पराक्साइड, यहाँ पर होगा इसका मान कितना? यहाँ पर तो इसका मान और बदल जाएगा और +2 होगा। तो आपने देखा कि सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, लेकिन पराक्साइड और सुपर पराक्साइड में इसके मान बदल जाते हैं। जैसे पराक्साइड में इसका मान -1 हो जाएगा और सुपर पराक्साइड में इसका मान +2 हो जाएगा। हमने इस बात को समझा। आइए अब हम कुछ तत्वों की या कुछ यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं को कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। और अगर हम इसे उदाहरण से समझेंगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पहला उदाहरण है आपका K2Cr2O7 में बताना है किसकी? आपको बताना है Cr की मतलब क्रोमियम की। उसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण है यहाँ पर KMnO4 में बताना है ऑक्सीकरण संख्या Mn की। उसके बाद बताना है H3PO4 में बताना है आपको फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे H2SO4 में बताना है आपको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। उसी प्रकार बताना है H2 हाँ यहाँ पे HNO3 में बताना है ऑक्सीकरण संख्या N की।
और लास्ट उदाहरण है देखिए, जो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी भी आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है। और यह उदाहरण यहाँ पे दिया गया है H2SO8, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, इसमें सल्फर की। तो आइए हम एक तरफ से इनकी ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं और पता लगाते हैं कि इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या है और कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 2। ये तो समझ में आया होगा। फिर देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, क्रोमियम है 2 बार, इसलिए हम इस मान लेंगे 2x। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है, माइनस का 2 होती है, इसलिए हमने लिखा -2 और गुणे 7 कर दिया, बराबर 0 कर दिया। बराबर करके हमने क्या लिखा यहाँ पर, बराबर करके हमने लिखा यहाँ पर 0। ये बात को हमने समझा। फिर से सुनिएगा, हमने यहाँ पे देखा पोटेशियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पोटेशियम यहाँ पे 2 बार है, इसलिए हमने लिखा प्लस का 2। उसके बाद फिर क्रोमियम है, क्रोमियम को निकालना है, क्रोमियम का मान हमें निकालना है। तो हमने मान लिया क्रोमियम यहाँ पे 2 बार है, इसलिए क्रोमियम को माना x, लेकिन 2 बार होने के कारण 2x कर दिया गया। फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, या जो बैलेंसी होती है, मान लो बैलेंसी जो होती है -2 होती है, और ऑक्सीजन 7 बार है, इसलिए गुणा करके 7 लिख दिया गया। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो आएगा 2x, मतलब +2, उसके बाद 2x, उसके बाद यहाँ आएगा माइनस का 40, ये है बराबर 0। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 2x बराबर 14, मतलब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 2 घटा देंगे, 12 आया। अब x बराबर यदि है तो ये हमें मान क्या मिला, 2x बराबर मिला 12। हमें चाहिए कितना, x बराबर चाहिए, x बराबर क्या होगा, प्लस का 6 होगा। तो आप इस गणितीय आकलन को फिर से एक बार देखिए। आप कहोगे आपके सामने जो यौगिक दिया गया है K2Cr2O7, अगर इसको हम बढ़िया से समझ लेंगे तो आगे हमें बहुत सारा उदाहरण समझ में आ जाएगा। हम लोग करते क्या हैं, नकल करते हैं। नकल न करके केवल हम सिद्धांत को समझें कि उत्तर कैसे आया, और इसको अगर समझ लेंगे तो हम कई सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो लिखा है K2, पोटेशियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पोटेशियम 2 बार होने के कारण हमने उस पर लिख दिया प्लस का 2। उसके बाद क्रोमियम, मतलब इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और इसे हमने मान लिया x, लेकिन क्रोमियम 2 बार है, इसलिए हमने लिख दिया 2x। फिर हमने किया प्लस, और यहाँ पे है ऑक्सीजन की जो अब बैलेंसी होती है -2 होती है, तो हमने ये लिखा, और ऑक्सीजन 7 बार है तो गुणा 7 कर दिया और लिखा बराबर करके 0। उसके बाद लिखा दूसरे स्टेप में प्लस का 2, फिर प्लस 2x, और यहाँ पे प्लस -14 इक्वल 0 का दिया। फिर आपने लिखा 2x और पक्षांतर किया तो 14 प्लस में आ गया, और ये -2 तो 12 आ गए। फिर आपने लिखा 2x बराबर 12 मिला, हमें चाहिए x बराबर, तो प्लस का 6 मिला। आइए हम देखते हैं अगले उदाहरण को जो हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है। तो हम बात करेंगे इसकी। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें K कितना है आपका, 1 बार है, इसलिए हमने लिख दिया प्लस में। यमियन को ज्ञात करना, x मान लिया, और ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, लेकिन -2 होता है, और करके यहाँ पे ऐसे लिखेंगे के बाद गुणा कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। ये हमने इस बात को देखा। जब हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर +1 रहेगा और x, उसके बाद यहाँ पे आएगा -8 बराबर 0। अब x बराबर हमें चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो 8 आएगा, धनात्मक हो जाएगा, -1 बराबर ऑक्सीकरण संख्या जो होगी आपकी मिलेगी 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, ये आपका धनात्मक होगा। तो x बराबर क्या मिला, x बराबर मिला प्लस का 7। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे होगी प्लस का 6। उसी प्रकार के यमियनोफोर में यमियन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो होगी आपकी 7, मतलब यमियन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन 3 बार है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 3। उसके बाद यहाँ पे हमें P का चाहिए, तो P बराबर x कर लेंगे, और ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन 4 बार है, बराबर 0। अब देखिए प्लस का 3, फिर x, उसके बाद
8 हो जाएगा और उसके बाद 0। अब x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस 5 बराबर क्या आया, बराबर यहाँ पे आएगा आपका माइनस का, यहाँ पे आएगा 5। तो देखिए फिर से यहाँ पे 8 आया, 8 हो गया, 8 में से 3 घटा दिया तो क्या आया, प्लस का 5 आ गया। हमने इस बात को भी समझ लिया। इस प्रकार हमने देखा H3PO4 में ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस की कितनी है, वो है आपकी 5 है, प्लस का 5। ध्यान देना, किसी भी यौगिक में जो तत्व की हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे वह हमेशा धनात्मक होगी। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए H 2 बार है, H कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो लिखेंगे प्लस का 2। उसके बाद लिखेंगे x का हमें चाहिए तो x कर देंगे, मतलब सल्फर का चाहिए तो हमने x कर दिया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 बार है तो हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि +2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे x और यहाँ पे कर देंगे माइनस का 8 बराबर 0। अब x बराबर हम पक्षांतर लेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पे देखिए, तो आएगा आपका x बराबर, डायरेक्ट कर दोगे आप या ऐसे कर दीजिए कि x बराबर 8 माइनस 2 तो आएगा प्लस का 6, अर्थात x बराबर +6। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई यहाँ पे, प्लस का 6 हुई। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे +1। उसके बाद इसका हमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है तो हमने इसको x मान लिया। फिर यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन है, लेकिन कई बार है, 3 बार है तो ऑक्सीजन माइनस होता है। उसके बाद गुणा करके 3 कर देंगे बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे +1, उसके बाद यहाँ पे x कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम माइनस का 6 बराबर 0। अब x बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना आया, बराबर आएगा यहाँ पे 5, अर्थात यहाँ पर x बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हमने देखा ये धनात्मक होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मतलब ये NO3 है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना मिलेगी, x बराबर +5 मिलेगी। उसी प्रकार हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें आपका होगा ये हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो आपने लिख दिया +2, इसको हम लिखेंगे प्लस का 2। उसके बाद इससे हमें ज्ञात करना है तो x मान लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पराक्साइड बंध मिलेगा, भले ही ऑक्सीजन 8 बार है, ऑक्सीजन का तो होता है -2, लेकिन एक बात का ध्यान देना, ये 8 बार है तो आप कहोगे यहाँ पर पराक्साइड बंध है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हम 2 ऑक्सीजन के मान इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कितना है आपके सामने, तो यहाँ पे बचता है 7। अब 7 का मतलब है गुणे 7 कर दोगे, तो 7 कर दिया आपने तो मान कितना आया, 14 आया। अब कहोगे ऑक्सीजन 8 बार है, ऑक्सीजन 8 बार जरूर है, लेकिन पराक्साइड बंद होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन में एक क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हल करोगे यहाँ पे 0, फिर होगा 2x या 2x कर देना यहाँ पे, फिर माइनस कितना आया यहाँ पे, माइनस का 14 आएगा, और इधर आप ले आओगे बराबर 0। अब यहाँ पे लाओगे 2x से बराबर, मतलब ये 2x का ही मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर, 2x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2, 14 माइनस 2, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12। लेकिन 2x बराबर हमें मिला है 12, हमें चाहिए x बराबर, तो 12/2 अर्थात x बराबर प्लस का 6 ये मिला। और लिख दोगे आप सल्फर की, मतलब x बराबर प्लस का 6, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस के 6 है। तो हमने देखा निम्न तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना। आप लोग उदाहरण को सही से देखिएगा, बहुत काम के उदाहरण है और ये सब उदाहरण कई बार पूछे गए हुए हैं। आइए हम देखते हैं कुछ और तत्वों के भी ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम निम्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करेंगे। आइए समझते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कॉपर का हमें इसमें ज्ञात करना है, तो यहाँ मानेंगे x। फिर अमोनिया कितनी बार है, अमोनिया है 4 बार, लेकिन कैसा लिगेंड है, उदासीन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 0। भाई आपको तो याद करना होगा कि ये लिगेंड कैसा है। फिर यहाँ पे जो SO4 है, इस पर कितना होता है आवेश, इस पर जो चार्ज होता है वह होता है -2, तो हमने ये लिख दिया बराबर 0। तो x मतलब यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट कर दीजिए x बराबर प्लस का 2, अर्थात इस उदाहरण में जो आपका ऑक्सीकरण संख्या है कॉपर धातु पर वह है प्लस का 2, चाहे तो लिख दो Cu बराबर +2।
अगला है K4, पोटेशियम के बाहरी कोष में 1 होता है, यहाँ पर ये 4 बार है तो हम लिख देंगे 4 प्लस का 4। उसके बाद Fe का हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे मान लेंगे x। उसके बाद Cn कितनी बार है, 6 बार है, लेकिन Cn पर होता है माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करोगे, तो जब इसको x बराबर मानेंगे तो हो जाएगा आपका 6, मतलब इस तरह से हो जाएगा 6 फिर -4 आ जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या सॉरी यहाँ पे क्या है, ये आपका 6 है बड़ा और ये 4 माइनस छोटा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, प्लस की 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस का 2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी प्लस का 2 लिख देंगे। तो हमने देखा इस प्रकार तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। हम बात करते हैं इसकी, तो H कितनी बार है, 2 बार है तो प्लस 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमें चाहिए तो मानेंगे हम बराबर 2x। अब क्या होगा, इसको जब बराबर 0 कर देंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा, इस पक्षांतर करने पर 2x बराबर आएगा -2, लेकिन हमें चाहिए x बराबर तो माइनस का 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। इस उदाहरण में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। उसी प्रकार देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्रोमियम का हमें ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे x। अब यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन है, इस पर माइनस का 2 चार्ज होता है। कितना होता है, माइनस का 2 चार्ज होता है, इसलिए -6 इस पे हम लिख देंगे। अब देखिए इसमें कुछ आगे दिया नहीं गया है, तो अब हम क्या करेंगे, -6 यहाँ तो हमने लिख दिया है, लेकिन एक बात ध्यान देना, ये 3 बार है तो 3 दूना 6 तो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ा था उसको नहीं लिखा गया था, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे जुड़ा है आपके सामने एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, Cl3। क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है Cl3। तो Cl पर कौन आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तो लिखेंगे हम -3। मतलब Cl पर कौन आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होता है। इस आवेश को हम बाहर लिखते हैं, तो बाहर लिखने से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, x बराबर करोगे तो ये बड़ा मतलब 6 जो है बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए घट कर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 आएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा आपका, प्लस का 3 आएगा। अर्थात यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह प्लस की 3 है। उसी प्रकार देखिए प्लेटिनम, मतलब इसको हमने x मान लिया, और अमोनिया 2 बार है, उससे हमें लेना देना है ये नहीं है, क्योंकि इस पर -2 कोई आवेश नहीं होता है इस पर, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद क्लोरीन कितनी बार है, 4 बार है। जब 4 बार है तो इसको हम बराबर करके ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0 बराबर करके -4 लिख देंगे। अब हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। अर्थात पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस का 4 होगी। हमने इस बात को भी समझा। फिर हम बात करेंगे यहाँ निकेल की, तो निकेल का हम x मान लेते हैं, और कार्बोनिल जो है आपका उदासीन लिगेंड है, भले 4 बार है, फिर कोई आवेश ये नहीं है तो इसको हम 0 मान लेंगे। अब 0 से हमें कोई मतलब नहीं है तो करेंगे हम x बराबर 0, अर्थात यहाँ पे निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी। तो हमने देखा विभिन्न प्रकार के यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त किया। इन जानकारियों को आप लोग संग्रहित किए रहेंगे तो यह जानकारी आपको काम देगी जब हम संयोजी यौगिक के क्या करेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, तब हमें लाभदायक होगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्त अगर वीडियो देखने से आपको अच्छा लगता है और वीडियो से आपको जानकारी मिलती है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हमें समय समय पर प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।